नमस्कार दोस्तों, आज है 14 सितंबर और हम देखेंगे 14 सितंबर के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को। दोस्तों एक एक कर क्वेश्चंस के माध्यम से हम सारे प्रश्नों को देखेंगे। तो आइए चलते हैं दोस्तों आज के अपने पहले प्रश्न की तरफ। उससे पहले दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए और दोस्तों आज की वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए। तो आइए चलते हैं आज के पहले प्रश्न की तरफ और वो कह रहा है, भारत और जापान के मध्य 2+2 संवाद कहाँ पे संपन्न हुआ। जी हाँ, ये 2+2 संवाद की बात की जा रही दोस्तों। ये कहाँ पे हुआ है, ये आपको बताना है। टोक्यो में हुआ है, नई दिल्ली में, तमिलनाडु में, या इनमें से कहीं नहीं। कहाँ पे ये आयोजन हुआ है तो ये दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, जापान टोक्यो में आयोजित किया गया है। अगर 2+2 सम्मेलन की बात करें तो यह जो है भारत के रक्षा मंत्री प्लस विदेश मंत्री, इन दोनों मंत्री और जापान के रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री के बीच में ये आयोजन हुआ है। कहाँ पे? जापान के टोक्यो शहर में दोस्तों। यह दूसरी, ये भी याद करिएगा इसका, यह सेकेंड नंबर की, यह दूसरी 2+2 वार्ता है। पहली वार्ता की दोस्तों बात करें 2+2 की तो वह 2019 में संपन्न हुई थी। तो ये याद रखना है आपको, ये भी याद रखना है 2+2 संवाद किन किन देशों के मध्य होता है तो भारत और जापान के मध्य। और ये कहाँ पे हुआ है तो टोक्यो में हुआ है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। वो कह रहा है, पहला नागा मिर्च महोत्सव, नाम इंपॉर्टेंट बनता है। क्या नाम है? नागा मिर्च महोत्सव। कुछ अजीब सा नाम है, इसके बारे में देखेंगे हम लोग। किस राज्य में आयोजित किया गया दोस्तों? अगर नागा मिर्च महोत्सव की बात करें तो यह अपने तरह का एक पहला आयोजन है इस तरीके का, यह पहला महोत्सव है। इसकी बात करें दोस्तों तो यह मनाया गया नागालैंड में, ऑप्शन नंबर बी। यह एक प्रकार के मिर्च की दोस्तों बात कर रहा है जिसका नाम है नागा मिर्च। इसके उत्पादन की बात करी जाए तो असम में भी उत्पादन होता है, नागालैंड में भी होता है, अरुणाचल प्रदेश में भी होता है और मणिपुर, इन चारों जगहों पे होता है। लेकिन नागालैंड जो है दोस्तों, नागालैंड को इसका जीआई टैग मिला है। नागालैंड में भी बात करें कहाँ पे हुआ है तो कोहिमा में इसका आयोजन हुआ है। और ये इस तरह का अपने तरीके का पहला आयोजन है। और इसका आयोजन किया क्यों गया था? क्योंकि मिर्च के उत्पादन और बिक्री को बढ़ावा देना, इसका ये उद्देश्य था इस महोत्सव का। दोस्तों अगर नागा मिर्च की बात की जाए तो यह जो है दुनिया की सबसे तीखी मिर्च में इसकी गिनती की जाती है। आइए देखते हैं इसके बारे में कुछ फैक्ट है। ये देखिएगा, नागा मिर्च महोत्सव नागालैंड के कोहिमा जिले में, इस तरीके का यह एक पहला आयोजन है दोस्तों। उद्देश्य क्या था इसका तो मिर्ची की उत्पादन और बिक्री को बढ़ावा देना। नागा मिर्च दुनिया की सबसे तीखी मिर्च के रूप में जाना जाता है, जिसे जीआई टैग भी मिला है दोस्तों। जीआई टैग, जी हाँ, जियोग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन, ये मिला है आपको 2008 में, जीआई टैग भी मिल गया है। नागा मिर्च की बात की जाए तो यह मुख्यतः नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, असम, इन जगहों पे ये पाई जाती है, या बेसिकली ये कह दें कि इन जगहों पे इसकी उत्पादन जो होता है वो ज़्यादा होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वो कह रहा है, लिखित वाईपी, नाम इंपॉर्टेंट बनता है इसमें। लिखित वाईपी ने वर्ल्ड स्किल कंपटीशन 2022 में स्किल ऑफ प्रोटोटाइप मॉडलिंग में कौन सा पदक जीता है? जी हाँ दोस्तों, अगर बात करें इसमें लिखित वाईपी की तो इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल, ऑप्शन नंबर सी, ब्रॉन्ज मेडल जीता है। यह एक तरीके का, इसे क्या कहा जाता है दोस्तों, तो ये कौशल के ओलंपिक के रूप में इसे जाना जाता है। इसमें एक अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता है और यह हर 2 साल पे ये आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस देश की 3 दिवसीय यात्रा पर गए हैं? तो विदेश मंत्री की बात की जाए दोस्तों एस जयशंकर जी की, तो वो अभी हाल ही में विदेश दौरे पर गए हैं और वो गए हैं कहाँ पे? यूएई में, माफ़ कीजिएगा दोस्तों, यूएई नहीं, सऊदी अरब में गए हैं। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी, सऊदी अरब में गए हुए हैं। और अगर बात करें विदेश मंत्री एस जयशंकर की तो इनकी विदेश मंत्री के रूप में यह पहली सऊदी अरब की यात्रा है, ये भी इम्पोर्टेंट बनता है। और ये यहाँ पे इन्होंने किया क्या है तो खाड़ी सहयोग परिषद, जो वहाँ के खाड़ी देश है दोस्तों, उनका एक जो संगठन है, उनके महासचिव नाइक फलाह मुबारक अल हजरत, ये जो इनके वहाँ के महासचिव हैं खाड़ी सहयोग परिषद के, उनके साथ इनकी एक वार्ता हुई है। बेसिकली दोस्तों जो तेल का आयात है, जो तेल का भाग का आयात है, वो खाड़ी देशों के ऊपर भारत काफ़ी निर्भर है, तो उस चीज़ के लिए ये एक बैठक था उनका दोस्तों। और
आइए देख लेते हैं कुछ फैक्ट है इससे संबंधित। ये देखिए, खाड़ी सहयोग परिषद, विदेश मंत्री के रूप में एस जयशंकर की पहली सऊदी अरब यात्रा है। खाड़ी सहयोग परिषद के महासचिव नायब फलाह मुबारक अल हजरत के साथ इन्होंने बैठक की है। तेल आयात में वृद्धि के लिए भारत और खाड़ी सहयोग परिषद के आर्थिक संबंध तेजी से बढ़ रही है। वर्तमान परिवेश की बात कर रहे हैं तो तेल की आयात के लिए भारत काफ़ी निर्भर है दोस्तों खाड़ी देशों पे, जैसा कि हमने देखा भारत, तो इनके आर्थिक संबंध क्या हो रहा है, तेजी से बढ़ रहे हैं। 2020-21 में बात करें दोस्तों तो भारत 87.35 बिलियन अमेरिकी डॉलर का क्या किया था, आयात किया था, जो कि 2021-22 में बढ़कर कितना हो गया है, 154, लगभग दोगुना कह सकते हैं, 154.66 बिलियन अमेरिकी डॉलर का आयात किया। किससे, खाड़ी देशों में। खाड़ी देशों में दोस्तों बात की जाए तो बहरीन, कुवैत, ओमान, सऊदी अरब, यूएई, इन सारे देश क्या हैं, शामिल हैं। और उनका एक संगठन बनाया गया जिसे क्या कहा जाता है, खाड़ी सहयोग परिषद। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वो कह रहा है भारतीय रेलवे के राजस्व में पिछले वर्ष की तुलना में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। आप बताइए, रेलवे में कितने परसेंट की ग्रोथ हुई है पिछले वर्ष की तुलना में, उसके राजस्व में बात की जाए, 28% की, 38% की, 48% की या 52% की। तो दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी, 38% की वृद्धि दर्ज की गई है। इसमें सारे आंकड़े भी हैं, जैसे 20% हुआ है इसके गुड्स डिपार्टमेंट में, हर डिपार्टमेंट में दोस्तों ग्रोथ हुआ है बेसिकली। और मूलतः बात की जाए तो 38% की वृद्धि दर्ज की गई है पूरे रेलवे में राजस्व में। अगर बात करें, ये कुछ फैक्ट है इससे संबंधित, ये देखिएगा भारतीय रेलवे से, ये यहाँ पे हमने कुछ अलग आ गया, ये देखिए दोस्तों। अगर बात की जाए तो इस बार 26,271, जी हाँ लिख लेते हैं, 26,271.529 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई। जो 38% की वृद्धि हुई है वो लगभग रुपयों में कितना है, तो 26,271.29 करोड़ रुपए की वृद्धि दर्ज की गई है। 69,000 करोड़ रुपए के लगभग जो आपका था वो पिछले वर्ष था, और इस बार 95 पॉइंट समथिंग मतलब के आसपास इस बार की जो हुआ है दोस्तों वो है। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और वो देखते हैं क्या कर रहा है। फार्मूला 1 इटालियन ग्रांड पी, नाम इंपॉर्टेंट बनता है, क्या नाम बात करी जा रही है, इटालियन ग्रांड पी की बात की जा रही है, का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है, मैक्स वर्स्टैपेन, चार्ल्स लेक्चर, जॉर्ज रसेल या कार्लोस साइंज, किसने इसका जीता है फार्मूला 1 इटालियन ग्रैंड प्री। तो इसको ऑप्शन नंबर ए जो आप देख रहे हैं, मैक्स वर्स्टैपेन, इन्होंने जीता है। ये किस पोजीशन पे रहे दोस्तों, तो ये फर्स्ट पोजीशन पे। सेकंड पोजीशन पे बात की जाए तो चार्ल्स लेक्चर रहे। दोनों के बीच में बात की है दोस्तों तो 160 पॉइंट का डिफरेंस रहा है। ये इंपॉर्टेंट इतना नहीं है, आपको याद रखना है फर्स्ट प्लेस पे कौन रहा है, तो मैक्स वर्स्टैपेन किसको हराए हैं, चार्ल्स लेक्चर जो कि सेकंड प्लेस पे रहे हैं, जॉर्ज रसेल तीसरे स्थान पे, और नेक्स्ट बात की जाए कार्लोस साइंज की तो ये चौथे स्थान पे रहे हैं। ये कहाँ पे आयोजन हुआ था ये भी याद रखिएगा। तो ये आयोजन कहाँ पे हुआ है, तो इसका नाम ही देख रहे हैं इटालियन, तो ये आयोजन भी हुआ था इटली में आयोजन हुआ था। ये पेज कट गया दोस्तों, ये देखिए, ये आयोजन कहाँ पे हुआ था, तो आयोजन इटली में हुआ था, और यह इसका 92वां संस्करण है। एडिशन की बात की जाए तो 92वां एडिशन है, और आयोजक इटली में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वो कह रहा है ट्रेन के किस पार्ट का निर्माण पहली बार कोई निजी कंपनी बनाएगी। जी हाँ, अभी तक जो भी थी वो सारी गवर्नमेंट कंपनियां थी, लेकिन पहली बार ट्रेन के एक पार्ट का निर्माण जो है वो एक प्राइवेट संस्था को देने की बात चल रही है। सरकार ने इसके लिए एक विज्ञापन भी जारी कर दिया है अभी। तो देखते हैं किस पार्ट का, वैगन का जिसे हम बोगी बोलते हैं, पहिए का, इंजन का या पटरी का। तो दोस्तों अभी हाल ही में पहिए के निर्माण के लिए एक विज्ञप्ति जारी कर दी गई है, जो कि प्राइवेट टेंडर प्राइवेट कंपनी को दिया जाएगा इसका निर्माण के लिए। ये देखिए, इससे पहले ये रहा इसके बारे में, ये देखते हैं तो क्या होता है। रेलवे ने सालाना 80,000 पहियों के निर्माण के लिए एक विज्ञप्ति जारी कर दी गई है। हर साल 2 लाख पहियों की आवश्यकता पड़ती है भारतीय रेलवे को, और 1 लाख का निर्माण कौन सी कंपनी करती है, तो सेल कंपनी जो है वो 1 लाख पहियों का निर्माण करती है। दोस्तों इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी प्राइवेट कंपनियों को देने में, और ज़रूरत भी पड़ी तो हाल ही में क्यों देना पड़ रहा है। तो ज़रूरत तो पहले भी पड़ सकती थी, लेकिन इस समय वर्तमान में इसकी ज़रूरत क्यों पड़ रही है। तो देखिए होता क्या था, जो भारत जो था वो पहियों का आयात करता था। आयात की बात करें तो यूक्रेन, चेक गणराज्य, जर्मनी, इन देशों से काफ़ी इस पर निर्भर था। लेकिन रसिया और यूक्रेन युद्ध के बाद हालत क्या है, काफ़ी नकारात्मक हो गए हैं, काफ़ी बदल से गए हैं। तो इसके लिए भारत क्या कर रहा है, एक विकल्प की तलाश कर रहा है जो कि भारत में ही क्या करे,
पहियों का निर्माण करे और उसे निर्यात भी करे। ये भी इसके लिए शर्त रखी गई है कि उसे निर्यात भी करना है पहियों का, और 80,000 पहियों के निर्माण के लिए की गई है। आपने ये देखा कि 2 लाख पहियों की आवश्यकता पड़ती है भारतीय रेलवे को प्रति वर्ष के लिए, और किस 1 लाख पहियों का निर्माण कौन सी कंपनी करती है, तो सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। ये हो गया आपका किस पहिए का, तो पहिए के निर्माण के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस राज्य सरकार ने राज्य की पहली सिनेमा पर्यटन नीति 2022 की शुरुआत की है। हम बात किसकी कर रहे हैं, सिनेमा पर्यटन नीति की। जी हाँ, तो अपने राज्य में सिनेमा को बढ़ावा देने के लिए, या बेसिकली आप कह सकते हैं सिनेमा को एक पर्यटन या उसके लिए एक माहौल को क्रिएट करने के लिए, जिससे क्या हो, पर्यटन की अर्थव्यवस्था भी बढ़ेगी और वहाँ का एक माहौल भी डेवलप होगा, इससे आर्थिक विकास भी दोस्तों होगी। तो इसकी बात करें तो किस राज्य सरकार ने इसके लिए मंजूरी दी है सिनेमा पर्यटन नीति को, तो ये ऑप्शन नंबर ए गुजरात सरकार ने सिनेमा पर्यटन नीति 2022 की शुरुआत की है। किस लिए, क्योंकि पारिस्थितिकी तंत्र को वहाँ के इसको इको फ्रेंडली बनाया जा सके, किसके अनुरूप, सिनेमा के अनुरूप। मझगांव डाक शिपयार्ड लिमिटेड, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। मझगांव डाक शिपयार्ड लिमिटेड, जिसे बोलते हैं MDL, और गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स द्वारा, देखिए ये 2 कंपनियों की बात कर रहे हैं, MDL और GRSE द्वारा प्रोजेक्ट 17A, नाम इंपॉर्टेंट बनता है इसका, प्रोजेक्ट 17A के तहत INS को, किस INS को लॉन्च किया गया, INS नीलगिरी, INS उदयगिरी, INS तारागिरी। तो अभी हमने हाल ही में पढ़ा था दोस्तों कि INS तारागिरी को अभी लॉन्च किया गया। तो यहाँ पे एक चीज़ तो ये निकला, इसका नाम INS तारागिरी। और दूसरी चीज़ बात करें तो किस कंपनी ने बनाया है, तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे मझगांव डाक शिपयार्ड लिमिटेड और शिप गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स, ये दोनों नाम जो है ये इंपॉर्टेंट है। इन दोनों ने किसको बनाया है, तारागिरी को। और एक बात की जाए दोस्तों तो ये इसको प्रोजेक्ट 17A के तहत इसको बनाया गया है। प्रोजेक्ट 17A दोस्तों शुरू किया गया था नौसेना के द्वारा 2019 में, किस सन में, तो 2019 में शुरू किया गया था। इसके तहत जो है क्या थे, काफ़ी सारे शिप बनाए जाने थे। पहले शिप की बात की जाए तो ये है आपका, ये फर्स्ट है प्रोजेक्ट 17A के तहत फर्स्ट जो बनाया गया था वो था नीलगिरी, और सेकेंड नंबर पे जो दोस्तों आपका बनाया गया है वो है उदयगिरी। अगर इस खासियत की बात करें दोस्तों, 17A की खासियत क्या है, तो इसमें रडार से बचाने की तकनीक शामिल है। जो भी विदेशी हमला करेंगे तो उसके रडार में आने से इसमें बचने की तकनीक शामिल है, क्योंकि ये इंफ्रारेड सिग्नल को क्या कर देता है, ये इंफ्रारेड सिग्नल जो होता है जिससे रडार कैच करता है उसको कम कर देता है। ये इसकी बहुत ही बड़ी खासियत है। और भी कई सारे, तारागिरी के बारे में अगर देखें दोस्तों तो इसका नाम की बात करें तो हिमालय की एक श्रृंखला है जिसके नाम पर इसका नाम रखा गया है तारागिरी। इसमें आधुनिक हथियार इससे लैस होगा, सेंसर होंगे, और क्या होंगे, सूचना प्रणाली से लैस है, और विश्व स्तरीय मॉड्यूल आज उपकरण इसमें शामिल है। एक चीज़ और बात करें इंपॉर्टेंट जो कि बनता है सुपरसोनिक मिसाइल, सुपरसोनिक मिसाइल जो कि सतह से सतह पर मार करने में सक्षम होती है, उसको भी इसमें लॉन्च किया गया, मतलब वो भी इसमें सम्मिलित होगा। और अत्याधुनिक प्रणाली से ये पूरी तरीके से निर्मित है। नाम इंपॉर्टेंट बनता है तारागिरी, किसके द्वारा, MDL और GRSE के द्वारा इसको निर्मित किया गया, और किस प्रोजेक्ट के तहत, प्रोजेक्ट 17A के तहत ये बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आयुर्वेद दिवस मनाया जाता है, आयुर्वेद दिवस कब मनाया जाता है ये पूछ रहा है दोस्तों। तो ये मनाया जाता है 10 सितंबर, 11 सितंबर, 12 सितंबर या 13 सितंबर। तो ऑप्शन नंबर सी 12 सितंबर को जो होता है वो क्या मनाया जाता है, आयुर्वेद दिवस मनाया जाता है। इसके बारे में फुल डिटेल है दोस्तों, वो देख लेते हैं। आयुर्वेद 17 सितंबर को आयुर्वेद दिवस 2022 मनाया गया, किसके द्वारा, तो आयुष मंत्रालय के द्वारा। और ये चलेगा पूरे कितने, 6 सप्ताह तक, यानी कि 12 सितंबर से लेकर 23 अक्टूबर तक चलेगा दोस्तों। इसका उद्देश्य क्या है, तो हर घर में आयुर्वेद के बारे में जागरूकता पर बल देना, ये उसका उद्देश्य है। और ये देखिएगा ये इसकी क्या है, तो ये दोस्तों इसकी थीम है, हर दिन हर घर आयुर्वेद, आयुर्वेद को हर घर तक पहुंचाना, ये इसका थीम रखा गया, हर दिन हर घर आयुर्वेद। दोस्तों अगर यहाँ देखेंगे तो आयुर्वेद कहता है शरीर में मूल तत्व जो होते हैं वो 3 होते हैं, वात, पित्त और कफ, ये 3 मूल तत्व होते हैं। इन तीनों तत्वों में जब संतुलन बना होता है तो मनुष्य के पास बीमारी नहीं होती है, या मनुष्य बीमार नहीं होता है। लेकिन इनमें जैसे ही इनका संतुलन बिगड़ता है दोस्तों, तो रोग क्या होता है, मनुष्य के शरीर के ऊपर हावी हो जाता है। और दोस्तों अगर आयुर्वेद की बात की जाए तो ये संस्कृत का एक वर्ड है जो कि
जिसका अर्थ होता है जीवन का विज्ञान या दीर्घ आयु, ये आयुर्वेद का अर्थ होता है। इसलिए आयुष मंत्रालय ने इसे क्या किया है, हर दिन हर घर आयुर्वेद थीम के तहत इस पर काफ़ी बल दिया जा रहा है, इसके बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और वो देखते हैं क्या कह रहा है। खादी को एक कपड़े के रूप में लोकप्रिय बनाने हेतु अहेली खाद फैशन शो नाम याद रखिएगा का आयोजन कहाँ हुआ है। जहाँ आयोजन किया गया है खादी के लिए, खादी के वस्त्र को बढ़ावा देने के लिए, तो ये किया गया है गुजरात में। ऑप्शन नंबर 1 गुजरात में। गुजरात में भी पूछ ले कहाँ पे, तो गुजरात के गांधीनगर में, गुजरात के गांधीनगर में इसको किया गया दोस्तों। अहेली खाद फैशन शो। अहेली का मतलब क्या होता है, अहेली का मतलब ये याद रखिएगा, अहेली का मतलब होता है शुद्ध, प्योर खादी के वस्त्र, इसका इस तरीके से, या प्योर खादी फैशन शो। अहेली का जो अर्थ होता है वो होता है प्योर। तो दोस्तों मुख्य अतिथि इसमें जो थे वो थे मनोज गोयकल जी, और वो क्या है, खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष हैं मनोज गोयल जी। और इतना ही दोस्तों इस क्वेश्चन के। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आयोजन या स्थल याद रखिए कहाँ पे, तो गुजरात में, और किस लिए, अहेली खाद फैशन शो, इसका नाम इंपॉर्टेंट बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में किस बैंक ने भारत की पहली इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जारी की है। जी हाँ दोस्तों, पहले तो ये पहली बार किसी बैंक ने जारी की इलेक्ट्रॉनिक रूप में, पहले ये कागजी रूप में होता था जिसमें काफ़ी समय लगता था। तो HDFC बैंक ने, ऑप्शन नंबर बी, HDFC बैंक ने जो है क्या किया है, इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जारी की है सबसे पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने पेंशन एट योर डोर स्टेप पहल की शुरुआत की है। जी हाँ, पेंशन एट योर डोर स्टेप पहल की शुरुआत किस राज्य सरकार ने की है, तो ऑप्शन नंबर सी, मुंबई राज्य सरकार ने। आप कमेंट बॉक्स में मुंबई के बारे में दोस्तों लिख करके बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो है क्वेश्चंस आपके लिए, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और हम इसके बारे में कल चर्चा करेंगे। हाल ही में किस देश ने खुद को परमाणु संपन्न देश घोषित कर दिया। जी हाँ, कौन सा वो देश है जो अपने आप को परमाणु संपन्न घोषित कर दिया कि हम परमाणु से संपन्न हैं। दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो आप उसको लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिएगा। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।